अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। IMF मुआहिदा इश्क के इम्तिहान अभी बाकी है। एक रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन इससे आगे के जो इकदामात हैं उनमें हमें पाकिस्तान को हंगामी तौर पे क्या करना होगा। प्रोग्राम के पहले से हम चाहेंगे कि इस पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लें। इसके अलावा जो टैक्सों का अंबार है, एक ही सेक्टर के ऊपर, सैलरी क्लास के ऊपर बार बार टैक्सेस दे रहे हैं। अवाम जो है वो बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं, बहुत घुटनज़दा माहौल है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस वक्त इस टैक्स ब्रैकेट सिस्टम के साथ। प्रोग्राम इस पर भी बात होगी। आखिर में अदलिया की कारकर्दगी का रिपोर्ट खुद हमने नहीं बल्कि अदलिया की जानिब से ही जो जारी किया गया, उसका जरा जायजा लेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। कहते हैं ना कि कुफ्र टू खुदा खुदा करके IMF की स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया और अब पहली जो किस्त है वो पाकिस्तान को मौसूल हो गई। उससे साथ जो अलाइंड बाकी पेमेंट के जो जितने भी हमारे साथ मामलात थे वो भी आहिस्ता तय होना शुरू हो जाएंगे। 10 महीने बड़े ही कीमती जाया किए इसहाक डार साहब ने, लेकिन बहरहाल वजीर आजम साहब को खुद फिर इंटरवीन करना पड़ा और खुद ही सेल्फ क्रिएटेड जो डिफॉल्ट थी, इसकी बार बार बात की जा रही थी, उससे बचा लिया। चले अब इससे आगे पाकिस्तान को फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिला है, करना क्या होगा आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से गुफ्तगू करें। कल जिस तरह से अनाउंस किया शहबाज शरीफ साहब ने और फिर इस पूरे मामले की इसहाक डार साहब ने तशरीह की, हलवा नहीं है, खीर नहीं है, 2 मुख्तलिफ मौके पे रिव्यू होगा, उसके बाद बाकी की रकम मिलेगी। तो अभी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं इस पूरे IMF के इस प्रोग्राम के ये जो फेज है इसको कंप्लीट करने में। उसके बाद जो भी नई हुकूमत आएगी वो रीनिगोशिएट करेगी एक नई IMF डील, और फिलहाल पाकिस्तान का जो मुकद्दर है वो IMF के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में अमेरिका का क्या किरदार है? जाहिर सी बात है, सवाल पूछा गया जब तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट से इस हवाले से कि क्या अमेरिका ने कहीं ना कहीं दरपर्दा इस पे कोई किरदार अदा किया है, तो कहना क्या था तर्जुमान का, जरा सुनिए। We welcome the progress that has been made between the IMF and Pakistan in having reached a staff-level agreement. We believe Pakistan has a lot of hard work ahead to be on a long-term sustainable path to economic recovery and prosperity, but we will continue to stand by them through that process. पाकिस्तान के IMF के साथ जो मौजूदा मामलात तय होने की गूंज पूरी आलमी दुनिया की मार्केट्स के अंदर भी इस वक्त मौजूद है। अमरीकी सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। अब है क्या जी मामला आगे? अभी फिलहाल एक टेम्पररी रिलीफ तो मिला है, लेकिन 4 ऐसे नकात हैं जिसके ऊपर बात जो है वो तय हुई है और जो पाकिस्तान की रियासत को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। एक तो ये बजट 2023-24 का मुकम्मल निफाज करना होगा। जो भी पेश किया गया है उसकी जो मामलात उसके अंदर IMF के रिव्यू करने के बाद जिनकी निशानदेही की उसका निफाज होगा। डॉलर रेट जो है वो मार्केट तय करेगी, ये भी कहा गया है IMF की प्रेस रिलीज में। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करनी होगी। मुआशी और एनर्जी इस्लाहात जो है इसके बारे में भी कहा गया है इस IMF के एलामिये के अंदर कि ये भी पाकिस्तान को करना होगा, ये उनकी शराइत में मौजूद है। रवा माली साल में कर्जों की अदायगी से मुतालिक ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट हमारी नजर के सामने से गुजरी और वो उसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान और IMF के मुआहिदे को, वो कहते हैं जी कि कई महीनों की ताखीर के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो गया। IMF मुआहिदे के बाद पाकिस्तान के मुआशी अशारियों में बेहतरी नजर आई और फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी से मस्बत CCC कर दी है। पाकिस्तान ने रवा माली साल कर्जों की मद में $25 अरब की अदायगी करनी है। कर्जों की मद में वाजिबुल अदा अदायगियां पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से 5 गुना ज्यादा है। ये कर्ज मंजूरी के साथ जो दूसरी इक्तिसादी शराइत IMF ने हमें थमाई है, क्योंकि ये कोई फ्री लंच तो है नहीं, इसमें कड़ी शराइत होंगी भी, वो ये है कि IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर, ज़रई शोबे से टैक्स की बेहतर वसूली का प्लान मांग लिया है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रई शोबे पर टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफा किया जाए। प्रॉपर्टी सेक्टर, ज़रई शोबे पर टैक्स आयद करने के लिए आलमी बैंक की तजावीज ली जाएंगी। FBR का प्लान IMF ने मंजूर कर लिया तो मिनी बजट भी आ सकता है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है IMF डील का। अभी फिलहाल आपको अगर थोड़ा सा कुशन मिला है, लेकिन जो ये ठोस और सख्त फैसले करने हैं ये पाकिस्तान कैसे करेगा, इसकी तरफ पहला कदम उठाना होगा। तो कहां कहां गुंजाइश मौजूद है, खासतौर पर एक इलेक्शन ईयर के अंदर हुकूमत के, इस तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल है जी। आज मुल्क के तमाम जो अहम और नोटेबल तज्जियाकार है मुआशी मामलात के,
उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। मेहताब हैदर साहब, खुरम शहजाद साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, मुजम्मिल असलम खान, खाकान नजीब, शब्बर जैदी, डॉक्टर आबिद क्यूम सुलहरी और उजैर यूनस। आगाज करते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। सबसे पहले शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, इस वक्त जैसे कि इससे पहले खुरम कह रहे थे कि आईएमएफ ने और पाकिस्तान के जो भी इस वक्त दोस्त हैं जिनके साथ जो मामला तय होने के बाद एक स्ट्रीम ऑफ फिलहाल कैश आ रहा है, लेकिन क्या इससे आगे ये 9 महीने का जो क्वेश्चन, 9 भी नहीं क्योंकि एक और रिव्यू होगा, फिर एक और रिव्यू होगा, फिर इलेक्शन भी होना है, फिर ट्रांजिशन ऑफ पावर भी है, ये सब मामलात हैं। अभी यहां से आगे आप क्या देख रहे हैं अगले 8 से 9 महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि कैश का इनफ्लो जो आ रहा है ये पाकिस्तान की मईशत की कोई भी चीज तब्दील कर सकता है। ये सिर्फ आपको डिफॉल्ट से बचा रहा है, क्योंकि जिस पोजीशन में आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप खड़े हैं उसमें इकोनॉमी सांस नहीं ले सकती, और आप इस वक्त एंटी ग्रोथ पॉलिसी पे खड़े हैं जो पाकिस्तान के अवाम के लिए मसाइल पैदा करेगा, सोल्यूशन नहीं है। ये एक मरते हुए इंसान को इंजेक्शन लगाना है, उसको सड़क पे लाना नहीं है। सही, ठीक बात है, बिल्कुल लीज ऑफ लाइफ मिली है। मैं ये नहीं कह रही कि हम बिल्कुल भले चंगे हो रहे हैं, जैसे इस लीज ऑफ लाइफ के बाद सर आगे आपने उसको मरते हुए इंसान को इंजेक्शन लगाया है। आप ये नहीं एज्यूम कर सकती कि वो इंसान सड़क पे अब चलने लगेगा या रोजगार गुजारना पड़ेगा, बल्कि उसको आपने इतनी पट्टियां बांध दी हैं कि उसका चलना मुश्किल हो गया है। थोड़े कुछ 3-4 महीने जब तक आपके पास स्पेस नहीं आती। तो ये जो परसेप्शन डेवलप हो गई कि जी हमारे पास कैश आ गया और हमने मसला हल कर लिया, यही वजह है कि आज हम 23 प्रोग्रामों के बाद भी पाकिस्तान एक निहायत कमजोर मईशत है। इस वक्त तक इतने कंसेंसस पे तो पहुंच गए ना शब्बर साहब की तमाम जमातों ने इस आईएमएफ डील के हवाले से रुकावटें खड़ी नहीं की। इवन तहरीक इंसाफ से जो भी बात हुई उन्होंने भी कहा जी लेट्स गो हेड विद दिस। इकोनॉमिक रिससिकेशन की तो कोई प्लान आपको नजर आ रहा है? मारिया, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, बहुत ही अफसोस करना पड़ता है, मैंने तकरीबन इन तीनों पार्टियों से डील किया है। मईशत की अंडरस्टैंड, मईशत को समझना, मईशत के बारे में बात करना, मईशत को आगे करना, अवाम के बारे में बात करना, इनके बस का काम नहीं है। ये बेचारे किसी और ही मूड में हैं, इनको छोड़ दें आप। मतलब अगर आप ये समझती हैं कि पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या पीटीआई की कोई इकोनॉमिक प्लान है या कोई इकोनॉमिक टीम है या कोई इकोनॉमिक मैनेजर है, कोई सियासी इनके पास कोई पॉलिसी मैकेनिज्म है, तो फिर आप इनको नहीं जानती। नहीं सर, मेरा ख्याल है काफी लोग जान गए कि 1999 के बाद अब भी 2020 में आपके इकोनॉमिक मैनेजर अगर इसाक डार साहब हैं, सो इट टेल्स अस अ लॉट अबाउट कैपेसिटी ऑफ पीएमएलएन। यही बहस मुजम्मिल असलम खान साहब ने जो हमें ज्वाइन किया उनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सवाल जो है आज पूरे इस पैनल से हमारा ये है कि आईएमएफ की जो डील का ये पहली किस्त मौसूल हो गई है। ये 9 महीने की एक ऑब्जर्वेटरी पीरियड है, उसके बाद फाइनली जो नई हुकूमत आएगी वो अपनी डील दोबारा रीनिगोशिएट करेगी। यहां से वे फॉरवर्ड क्या है? यहां बड़े बाल डिफॉल्ट से बचे हैं, बड़ी मिन्नतों के बाद ये मना लिया वापस आईएमएफ को, यहां से आगे अब क्या? देखिए, बात ये कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक मार्शल लॉ लग गया और अब जो है किसी सियासी जमात जो किसी से मतलब ये कि जो अभी मौजूदा आपकी पीडीएम है और जो आने वाली जो अबूरी हुकूमत जिसे केयर टेकर कहते हैं वो, और फिर जब इलेक्शंस के बाद की आने वाली जो हुकूमत है वो 9 माह तक जो है पूरा उनको स्क्रिप्ट दे दिया गया है और उस स्क्रिप्ट के तहत उनको काम करना पड़ेगा। और कहने को तो ये हुकूमतें होंगी, लेकिन ये हुकूमतें जो है नहीं होंगी, ज्यादा ये एग्जीक्यूटर होंगी। जो इस मुआहदे में चीजें तय हुई हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, चाहे बिजली की कीमतें हो, चाहे पेट्रोल की कीमतें हो, और कोई बीच में हुकूमत के पास ऐसी डिस्क्रिशन नहीं होगी कि वो कोई रिलीफ दे सके हालात को, हाजरा के तगाजे को देखते हुए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी तनकीद थी मुजम्मिल साहब हमेशा होती है कि जब भी चेंज ओवर होता है, हुकूमत तब्दील होती है, तो फिर वो जो प्रोग्राम होता है वो उसको डिसरप्ट करके चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन से पहले आपने रिलीफ्स भी देने हैं, सब कुछ करना है, तो फिर होता ये कि नई हुकूमत से आने से पहले इतनी लैंडमाइंस होती हैं कि उसको समेटते समेटते वक्त लग जाता है।
तहरीक इंसाफ के सरबराह से भी जाके IMF की टीम मिली. सो इसका मतलब है कि जो कंसिस्टेंसी वाली बात है कि अगले 9 महीने तक हुएवर कम्स इनटू पावर वो एटलीस्ट इस प्रोग्राम को छेड़े ना, जो कि हमेशा शिकायत रही है IMF की. देखिए ना, पहले तो बात यह कि प्रोग्राम तो डिस्कस ही नहीं हुआ ना. प्रोग्राम एक होता है नेगोशिएट होना, कि उन्होंने टेबल में ये शराइत रखी हो, हुकूमत ने कहा कि हम इस पे अमल कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते. आपको भी याद होगा कि जो बजट प्रेजेंट किया था इसहाक डार साहब ने और जो 28 तारीख को उसकी शक्ल तब्दील कर दी, वो जो है हुकूमत को तो पता भी नहीं था कि IMF प्रोग्राम ये वाला जो है पुराना वाला खत्म हो गया, एक नया आ रहा है. IMF ने जो है एक लिस्ट पकड़ा दी, उन्होंने कहा इन पे आप अमल दरामद कर दें. इन्होंने उस लिस्ट के हिसाब से अमल दरामद कर दिया और ये सोच के कि शायद हमें नवा रिव्यू मिलेगा. वो 90 की जगह जो है उसमें से SBA निकला, स्टैंड बाय एग्रीमेंट निकल आया और पुराना प्रोग्राम खत्म हो गया. और फिर उस प्रोग्राम के साथ ही जो है इनको बोल दिया शरह सूद बढ़ा दें और लिस्ट पकड़ा दी गई. तो कहने का मतलब यह है कि नेगोशिएशन तो कहीं हुई नहीं ना. और एक होता है ना कि अवामी नुमाइंदे जाके बात करते हैं, नहीं ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हमारे मुल्क में ये मसाइल हो सकते हैं, इससे आम आदमी के लिए ये हो सकता है. अभी तो सिर्फ ब्लाइंडली जो है साइन किया गया. और अगर आपको याद होगा इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम के साथ कि हमें अभी जो है MEFT मिल गया है, हम उसको साइन करके भेजेंगे. MEFT होता है मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी. ठीक है जी. उसमें जो है जो शराइत होती है ना वो लिखी होती है कि किस टाइम पे आपने क्या करना है. यूजुअली वो डॉक्यूमेंट 3 घंटे में पढ़ के साइन करके नहीं दिया जाता, उसको 3 दिन लगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत माइनर चीजें होती है जो ओवरसाइट भी हो सकती है. लेकिन हुकूमत ने क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, जल्दबाजी में साइन करके दे दिया. अब तहरीक इंसाफ के पास आए. तहरीक इंसाफ क्या मतलब, जब मुल्क में चॉइस ही नहीं थी, इस 9 महीने में अगर आपके पास प्रोग्राम का नया या पुराना नहीं होता तो पाकिस्तान का जो है अदायगियों की सूरत हाल नहीं अच्छी थी. तो तहरीक इंसाफ ने उस पर जो है 4 पॉइंट्स उन्होंने बोले जिसपे हम मोर और लेस एग्री करते हैं. एक उन्होंने कहा था कि करेंसी की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए. ये हमने आपको याद होगा 2019 में हमने ही किया था और हमारी हुकूमत जब तक थी मैनिपुलेशन नहीं हो रही थी इसमें. दूसरा उन्होंने कहा कि तिजारती पाबंदियां हटाएं इम्पोर्ट्स पे, जो है उस पे भी हम 1 साल से खिलाफ ही बोलते आ रहे थे. तीसरा उन्होंने कहा कि फिस्कल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो है बजट कुछ दे देते हैं, ऐलानात कुछ कर देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कि इन्होंने ऑप्शन ही खत्म कर दिए ताकि ये ना हो कि वजीर आजम साहब का दिल चाहे तो किसी MNA MP को कुछ करने के लिए काम शुरू हो जाए वापस. और चौथा जो है उस पर भी ब्रॉडली सबका कंसेंसस है कि कब तक बिजली का नुकसान करेंगे इस मुल्क में. ठीक है. ये 4 बड़े पॉइंट्स पे तो हमारा भी उनके साथ एग्रीमेंट है. लेकिन जहां डिसएग्रीमेंट है कि इससे जो महंगाई होती है तो वो वल्नरेबल को कैसे प्रोटेक्ट. ठीक है, लेकिन ये जो बड़ी जो 4 नुकात हैं जो कि अपने लामे में बताए, उस पर आप कह रहे हैं कि मोर और लेस आपका अग्रीमेंट है. ये जो आपने 4 बातें बताई, यही उन्होंने अपने लामे के अंदर मौजूदा हुकूमत से कहा है कि भाई अब आप इन एक्शनेबल स्टेप्स की तरफ बढ़िए. खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है. बहुत शुक्रिया खाकान साहब. ये जो 4 निकात हैं मैं दोबारा दोहरा देती हूँ. बजट 2023-24 का मुकम्मल निफाज, डॉलर रेट मार्केट तय करेगी, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी अपनाई जाएगी, मौशी और एनर्जी इस्लाहात की जाएंगी. 9 महीने के दौरान एक हुकूमत ने जाना है, केयर टेकर हुकूमत ने आना है और मोस्ट प्रॉब्ली जो भी नया इलेक्ट होगा, अगर सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक टाइमलाइन में हुआ तो 3 हुकूमतें ओवरसी करेंगी और इंश्योर करेंगी कि इस प्रोग्राम से हटा ना जाए. क्या एक्सपेक्टेशंस है रियलिस्टिक IMF की एक्चुअली, और क्या क्या पाकिस्तान डिलीवर कर पाएगा इन अगले 9 महीनों में? मारिया, एक तो पूरे पाकिस्तान को ना बिल्कुल अपना क्लियर हेडेड एक व्यू बनाना चाहिए कि पाकिस्तान को पिछले 20-25 माह से IMF से कोई राह फरार नहीं है. दैट इज द पॉइंट दैट आई थिंक बहुत मुश्किल हो रही है शायद सिंक इन होने की. इसी वजह से हम बार बार इनहराफ कर जाते हैं इन डिफरेंट वेज IMF के प्रोग्राम से. इसलिए आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब पे आ गए थे. सितंबर 2021 में यही ज़खायर $20 अरब पे थे. एक कंसिस्टेंटली हमने ब्लीड किया है बिकॉज हमारा एक खसारा करंट अकाउंट का बढ़ना शुरू हुआ. फिजिकल का खसारा तो अभी तक संभलता नजर नहीं आ रहा है. एनर्जी का खसारा नहीं संभलता हुआ नजर आ रहा. अब मतलब 100 अरब पे जनरल मुशर्रफ खसारा छोड़ के गए थे, आज 2600 अरब पे है सर्कुलर डेट पाकिस्तान का. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान खड़ा कहां है. इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान का पिछला साल ही देख लीजिए, IMF के आदाद शुमार को छोड़ें, हम खुद कह रहे हैं 30% महंगाई है. उससे पहले साल से भी महंगाई बढ़ना शुरू हो गई थी. एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, इंटरनल फैक्टर्स भी थे, फ्लड भी आ गया. दिस इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स टुडे. अनएम्प्लॉयमेंट 6.6 पे थी, वो ऑलरेडी ज्यादा थी, 8% हो गई.
पाकिस्तान के पास कोई राह फरार नहीं है. अगले 9 माह में कोई भी हुकूमत हो मारिया, वी विल स्टिक टू MEFP जो हमने उनके साथ एग्री किया है. और उस MEFP में कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन एग्रीएबल है? वो ये कह रहे हैं कि अपना फिस्कल खसारा कम कर लीजिए. इससे क्या मतलब है? जितना कमाते हैं उसको बढ़ाइए. अब उन्होंने तो ये आपको नहीं कहा कि आप रिटेलर पे टैक्स ना लगाइए, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि प्रॉपर्टी पे टैक्स ना लगाइए, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कैपिटल गेन्स आप प्रॉपर्टी पे ना लें, इनहेरिटेंस टैक्स ना लगाएं. आप खुद ये नहीं करते. आप क्या करते हैं कि आप, चूंकि वेज इज द इजीएस्ट वे टू डू इट, हर हुकूमत में हम तकरीबन यही करते हैं कि उस पर टैक्स बढ़ा देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा देते हैं, GST बढ़ा देते हैं, कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा देते हैं. ये 4 ही चीजें करते हैं, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है. सो लेट्स बी वेरी क्लियर. बहुत अच्छी बात है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस वक्त इस पेज पे आ गई हैं कि हम जो मर्जी कोशिश करके देख लें, IMF से राह फरार नहीं है. इंटरिम गवर्नमेंट, मैंने 2-3 इंटरिम गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया है. आप यकीन कीजिए हम जितना मर्जी काम कर लें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस ही नहीं होती कुछ और डिलीवर करने की. हम सिर्फ वही करेंगे जो इस वक्त इनवोक डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक पॉलिसीज का, उसका नाम ही MEFP है, जो एग्री हुआ है फंड के साथ. उसमें मैं अभी आपको और भी बता देता हूं क्या एग्री हुआ है. और ये उन्होंने नहीं कहा, पोगरा और नेपरा कह रहे हैं बिजली की कीमतें तब्दील करें. 17 जुलाई को 45 दिन पूरे हो जाएंगे, आपको बिजली की गैस की कीमत में एक तब्दीली करनी पड़ेगी. IMF सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं. IMF को एज अ बैड गाय पोर्ट्रे करना इज प्रॉब्ली द इजीएस्ट थिंग फॉर अ पॉलिसी मेकर लाइक मी टू डू. और आई थिंक इट्स आल्सो कन्वीनियंट अपनी मीडियोक्रिटी, अपनी लैक ऑफ डिसीजन और अपने जो आपने ठोस इकदामात इकोनॉमी को ठीक नहीं करने, उसका सारा मलबा आप किसी और पे डाल दें तो वो गलत होगा. प्रॉब्लम लाइज उसमें कि आप अपनी गवर्नेंस कैसे चला रहे हैं, आपने अपनी जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्च कैसे कर रहे हैं, वो ठीक नहीं करना. तो IMF तो बड़ा कन्वीनियंट बहाना है अपनी ही जो गलत पॉलिसीज को ब्लेम करने के लिए. जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है, हमारे सुलहरी साहब मौजूद हैं, कि यूजली जो एजेंडा IMF ने थमाया है ये वो हुकूमतें अफोर्ड कर सकती हैं करना जिनके इलेक्शन के बाद पहला साल हो, क्योंकि इलेक्शन के पहले साल में आप सख्त फैसले करने की पोजीशन में होते हैं. ये एजेंडा वो है जो कि एक इलेक्शन ईयर के अंदर जाती हुई हुकूमत को इंप्लीमेंट करना है, फिर केयर टेकर को इंश्योर करना है और नई आने वाली हुकूमत को भी इन शराइत के ऊपर ही फिलहाल रहना है जब तक कि नया मुआहदा निगोशिएट ना किया जाए. तो ये भी एक बड़ी ही पुलसरात ही कह लें, पुलसरात ही होगा, गिवन दैट कि अभी जो कीमतें बढ़ेंगी जैसे कि मेहताब हैदर साहब ने बताया, और फिर इलेक्शन में भी जाना है मौजूदा हुकूमत ने. सुलहरी साहब, आपको क्या लग रहा है अगले 8 से 9 महीने के अंदर ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या पाकिस्तान जो है वो प्रैक्टिकली कर पाएगा, और फिर क्या क्या चीजें हैं जहां पे आपको लगता है कि डिलीवर करना मुश्किल होगा? देखिए, वो सारी चीजें जो कि कंज्यूमर ने पे करनी है वो सब हो जाएंगी बड़ी आसानी के साथ. वो चीजें जहाँ पे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है वो डिले होने का खतरा है. तो अगर कीमतें बढ़ती हैं, जो कि बढ़नी है, बिजली की भी बढ़ेंगी, गैस की भी बढ़ेंगी, तो जाहिर है कि वो कंज्यूमर को पे करनी है. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान होता है रेगुलेटर के लिए कि रेगुलेटर टैरिफ जो है उसकी एनहांसमेंट अप्रूव कर दे और उसके बाद जो कंज्यूमर है वो पे करना शुरू कर दे. जो चीज थोड़ी अटकेगी वो मुझे लगता है कि अगले प्रोग्राम की प्रायर कंडीशन बनती चली जा रही होंगी. जो टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है वो भी अगली जो प्रोग्राम है उसके लिए एक प्रायर कंडीशन बन जाएगी. फिलहाल के लिए तो जो इम्पोर्टेंट था वो आपकी फाइनेंशियल इंश्योरेंसेस थी, जो कि सऊदी अरब और चीन ने नए डिपॉजिट जो है UAE और सऊदी अरब उन्होंने दे दिए. उसके लिए जो है वो एनर्जी टैरिफ हाइक करना है. एनर्जी टैरिफ जो है वो आपके हाइक हो जाएंगे आने वाले दिनों में. और उसके बाद जो केयर टेकर है, अगर 1-2 मजीद मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं तो केयर टेकर लेंगे, क्योंकि अगले 4 हफ्ते में कोई इस तरह का कोई बहुत टफ डिसीजन आता हुआ नहीं मैं देख रहा जो कि PDM हुकूमत ना ले पाए. तो अगर कोई मजीद टफ डिसीजन होगा तो वो केयर टेकर ले लेगी. जो पॉलिसी डिसीजन है सारे वो मुंतखब हुकूमत के से आएंगे कि मुंतखब हुकूमत जो है वो अगर कहीं पे कोई पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट लेके आना है, कहीं पे कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स है, तो वो जाहिर है कि ना PDM अब कर पाएगी, उसके पास टाइम नहीं है, ना केयर टेकर का वो मैंडेट है.
تو وہ چیزیں آنے والی حکومت کرے. بہت شکریہ عابد سلئی صاحب نے بڑا ہی انٹرسٹنگلی اس کو بریک ڈاؤن کر کے میں بتا دیا کہ یہ جو 9 مہینے کا پروگرام ہے اس میں کون سی حکومت کے پلے کیا آئے گا اور اس کو کیا کچھ کرنا ہوگا. تو ان کا کہنا تھا موسٹلی جو اگلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو زیادہ شاید سخت فیصلے ان لوگوں کو کرنے ہوں. یہاں ہم ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ اپنے اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. اس ملک کے جو بھی ٹاپ ایمیننٹ اینالسٹ ہیں معیشت کے حوالے سے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خرم صاحب, ایک بات جو سلور لائننگ ہے, پاکستان میں بہت کم معاملات کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے. غالباً یہ جو اس وقت جو ڈاکومنٹ جو IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جی تمام پارٹیز آن دا بورڈ ہیں. ایون تحریک انصاف جو سمجھتی ہے کہ دے ہیو بین رانگڈ, لیکن اس معاملے کے اوپر بھی ایک کنسنسس, وائڈر کنسنسس ہے. ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ اسپیس کتنی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس اس گزشتہ اگلے آنے والے 9 مہینوں میں, جبکہ الیکشن ایئر بھی ہے, اور کیا اس میں سے ریئلسٹکلی ہم کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہے جو IMF کو بھی معلوم ہے کہ ٹارگٹ سیٹ تو کر دیا لیکن ہو نہیں پائے گا کیونکہ ایک ٹرانزیکشن آف پاور ہونی ہے نا اگلے 9 مہینے میں. جی السلام علیکم, بہت شکریہ جی مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. آپ نے بالکل خود ہی اس چیز کا جواب دے دیا کہ ٹرانزیشن آف پاور ہے اور 3 چینج آف گارڈز ہیں آگے. تو چیلنج یہی ہے کہ 3 چینج آف گارڈز جب ہوں گے تو اس میں آپ نمبر 1 IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں, ٹیکس کی کمٹمنٹس ہیں, خرچوں کی کمٹمنٹس ہیں, بجلی کی قیمتوں کی کمٹمنٹس ہیں, سبسڈی کو کم کرنے کی کمٹمنٹس ہیں, نئے ٹیکسز لگا کے ان کو کریکٹ کرنے کی کمٹمنٹس ہیں, یہ آپ کیسے پورا کریں گے؟ کیونکہ جب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ہونے کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کر سکے, پچھلے اگر آپ 2 گورنمنٹس کی بات کریں تو 3 گورنمنٹس جب چینج ہوں گی تو کیسے کریں گے؟ یہ مجھے ہمیشہ سے ابھی سے چیلنج نظر آ رہا ہے, اور اسے ہم کیسے حل کریں گے اس کی کسی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. کوئی یہ نہیں کہہ رہا, ایون پولیٹیکل پارٹیز بھی جتنی بھی اس وقت ہیں جو کانٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں, کسی کی طرف سے مجھے کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی کہ ہاں, اور ناٹ ایون اسٹریٹجی, بلکہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی پرابلم کتنی گہری ہے. تو یہ بھی تو کہے کہ پرابلم کتنی گہری ہے کہ ہم ٹیکسز صحیح نہیں لگا رہے. سب سے بڑی چیز, کسی بھی پرابلم کا سولوشن جب شروع ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے وہ ڈائگنوسٹکس ہوتا ہے. تو کسی نے تو ڈائگنوسٹکس بھی نہیں کیا ہوا کہ بھائی ہمارے پاس کتنی گہرائی کا پرابلم ہے, کتنا زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کھڈا کتنا گہرا ہے, یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ٹیکسز کہاں لگا رہے ہیں اور جہاں لگا رہے ہیں ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, چاہے وہ پینشنز ہوں, چاہے اسٹیٹ اون اینٹیز ہوں, پبلک سیکٹر اینٹیز جو ہیں, یا پھر انرجی سیکٹر. سنگل ہینڈلی انرجی سیکٹر آپ کو ڈیفالٹ کر سکتا ہے. آپ IMF ایک طرف کر دیں, IMF آپ کو 10 بلین 15 بلین ڈالرز دے دے, دنیا آپ کو 20 بلین ڈالرز دے دے, وہ وقتی طور پہ آپ کا جو ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ ٹھیک کر دے گی. لیکن جب آپ اپنے ہی مسئلے ٹھیک نہیں کریں گے, انٹرنل ریفارمز نہیں کریں گے, اپنے فسکل ریفارمز نہیں کریں گے, پولیٹیکل گورننس کے ریفارمز نہیں کریں گے, یہ ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو سائیکل ہے نا وہ شارٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ 6 مہینہ 9 مہینہ IMF لے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں بس فور دا ٹائم بینگ, اور ہم کہتے ہیں جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اسٹیبلٹی آ گئی اور ہمارے پاس ڈالرز آ گئے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو ہی ٹھیک نہیں کر رہے. آپ کو بینک دیتا جا رہا ہے پیسے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس بینک کے تھرو میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جی کھل کے آپ 35% انکریز لے لیں, 25% انکریز لے لیں, لیکن سارا میں قرضوں سے کروں گا. 110 سے 115% آپ کا جو نیٹ ٹیکس بنتا ہے اس کے آپ کے قرضے ہیں خالی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شروع قرضوں سے کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ کھل کے آپ جو ہے وہ خرچ کریں. مطلب آپ اپنے گھر کو ہی ٹھیک نہیں کریں گے تو چاہے آپ کو, دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کل سے کہ IMF نے اپنا رول پھر سے پلے کر دیا ہے. آپ کو 24واں پروگرام دیا ہے, آپ کو سعودی عربیہ نے بڑھ چڑھ کے آپ کو جو ہے وہ رول پلے کیا اور $2 بلین مزید دے دیے ہیں. UAE نے آپ کو $1 ارب دے دیا ہے. چائنا نے $5 ارب کا رول اوور کیا ہے. آپ کو پتا ہے 3 سے 4 ارب تو ویسے ہی رول اوور کیا, اور $1 بلین آپ کو ایڈ بھی کرتا رہا اور اب آگے بھی کرے گا. تو بھائی دنیا بھی رول پلے کر رہی ہے, IMF بھی رول پلے کر رہا ہے, ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ کسی کے پاس اسٹریٹجی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے خرم صاحب. 6 مہینے کا کوئی ہے کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا؟ ہاں, کیونکہ یہ جو اس وقت پوری الیکشن کیمپ ہے اس کے اندر آپ سنیں گے تو 2-3 کارڈز ہوں گے. ایک تو ہمدردی کا کارڈ ہوگا جو پاکستان کی سیاست کے اندر آبویسلی ایک جو بیانیہ ہے, لیکن اکنامک پلان کس کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں آپ کبھی مین سٹریم جلسوں کے اندر یا کسی اور جگہ ڈیبیٹ نہیں سنیں گے. پاکستان کی سیاست میں جو اس وقت کیمپیننگ ہوگی وہ ریٹرک پہ ہوگی, وہ ایک تخیلاتی بیانیے کے اوپر ہوگی, لیکن ہارڈ کور ایکشنیبل سٹیپس کے اوپر پاکستان میں ایشوز کے اوپر بہت کم ڈیبیٹس ہوتی ہیں, یہ بہت کم جلسوں میں وہ تقاریر کی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ مہتاب حیدر صاحب ہیں, بہت شکریہ مہتاب صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ موجودہ ایک ریلیف ملا ہے, ٹیمپرری ریلیف ملا ہے, لیکن ساتھ ساتھ IMF نے جو 4 اہم نکات کے اوپر زور دیا اپنے اعلامیے میں, جو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریفارمز کریں, معیشت میں اصلاحات میں آپ مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کریں, ڈالر ریٹ مارکیٹ طے کریں, اور جو بجٹ 2023-2024 کا مکمل نفاذ کریں.
تو یہ جو جس بات پہ ایمفسائز کیا ہے اگلے آنے والے 9 مہینوں میں آپ کو کیا روڈ میپ نظر آ رہا ہے اس وقت، گیون کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے اور پھر شاید الیکشن کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آنی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ ایک بریدنگ سپیس دے رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا. اور آئی ایم ایف میں جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے شہباز علی صاحب اور خرم صاحب کہہ رہے تھے، بیسیکلی مریض آئی سی یو کے اندر ہے اور آئی سی یو کے اندر اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے. تو اسٹیبلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آئی سی یو سے نکال کر جو نارمل وارڈ ہے اس کے اندر لے کر آنا ہے. اور وہ اگلے 3 سے 6 ماہ ہیں، چونکہ یہ پروگرام پیریڈ 9 مہینے کے لیے ہے اور یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی ہمیں آئی ایم ایف کے ایک نئے پروگرام میں جانا پڑے گا. تو بنیادی طور پہ اگر اس کے لیے جو 4 آپ نے چیزیں بیان کی ہیں اس میں سے یہ ساری امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ آئی ایم ایف نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جو سال کا بجٹ آپ نے دے دیا ہے 23-24 کا اور اس کو پارلیمنٹ نے اپروو کر لیا ہے، اس کو آپ کو فل فلیج امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو کرنی پڑے گی. اور ابھی آئی ایم ایف کی سٹاف رپورٹ نہیں آئی، آپ دیکھیں گے جب وہ سٹاف رپورٹ آ جائے گی تو اس میں کلیئر کٹ آئی ایم ایف اور پاکستان نے اس بات سے ایگری کیا ہے کہ اس پروگرام کے پیریڈ کے دوران اس پورے فائنینشیل ایئر میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ جاری نہیں ہوگی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے یہ بڑی نارمل روٹین بن گئی ہے کہ پارلیمنٹ ایک بجٹ کو اپروو کرتی ہے، اس کے بعد ہماری منسٹریز بعد میں جاگتی ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہوں یا نان ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہوں، وہ اس پارلیمنٹ کی وائلیشن میں وہ اخراجات سارے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اگلے سال کا جب بجٹ آتا ہے تو اس ٹائم انڈورس کر کے اس کو اپروو کروا لیا جاتا ہے. تو وہ کوئی 1 ٹریلین روپیز آن ایوریج جو ہے وہ ہم ہر سال اسی طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ اس پروگرام کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم نے سپلیمنٹری گرانٹس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. دوسرا اگر آئی ایم ایف کی پریس ریلیز کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ٹیبلز کو دیکھیں تو اس میں بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کہا کہ ایوریج انفلیشن 21% ہوگی. آئی ایم ایف کا ڈاکومنٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ 26% کے لگ بھگ ہوگی، 25.9% ایگزیکٹلی ہیڈ لائن انفلیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند مہینوں کے دوران انفلیشنری پریشر میں اضافہ ہوگا، جتنی حکومت توقع کر رہی ہے شاید اس سے زیادہ ہو. بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر پی او ایل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ بھی کرنی پڑیں گی. اور آخر میں ریفارمز کی بات اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہم انرجی سیکٹر میں اور ٹیکسیشن سائڈ پہ یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان کا پاور سیکٹر رہے گا یا ملک رہے گا، دونوں اکٹھے اس انداز میں نہیں چل سکتے. جس طرح سے پاور سیکٹر کے لاسز ہیں پچھلے سال، اس سے پچھلے سال آپ دیکھیں تو پاور سیکٹر کے لاسز پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہیں. صحیح، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں محمد سہیل صاحب ہیں. بہت شکریہ سہیل صاحب. یہ میرے پورا معاملہ ذرا آسان زبان میں لوگوں کی سمجھ کے لیے بیان کر دیا کہ جی قسط مل تو گئی ہے لیکن یہ سب کچھ کرنا ہوگا. ابھی یہ جو پاکستان کو پہلی قسط ملی ہے، ناؤ واٹ، وے فارورڈ کیا ہے، اور یہ جو ساری شرائط دی ہیں آئی ایم ایف نے، یہ اس کو عمل کرنا آسان ہوگا، اسپیشلی کیونکہ ہم ایک الیکشن ایئر میں ہیں. یعنی موجودہ حکومت یہ جا رہی ہے اگلے مہینے، کیئر ٹیکر آئیں گے، پھر نئی حکومت آئے گی. سو یہ بڑا ہی ایک یونیک فیز سے پاکستان گزر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ماریہ، اور آپ نے بہت اچھا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے. مگر میرے حساب سے یہ والا جو پروگرام ہے یہ بڑا ڈفرینٹ اور یونیک ہے، کیونکہ ایک ایسی حکومت جس کے ساتھ تعلقات آئی ایم ایف کے اچھے نہیں رہے 6 مہینے میں، وہ اچانک سے 30 جون کو نہ صرف نیا پروگرام کو ریوائیو کرتا ہے بلکہ اس کی اماؤنٹ بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کو 9 ماہ کی مہلت بھی دے دیتا ہے. تو اور آپ نے جو بتایا کہ جو 4 چیزیں آئی ایم ایف نے کہی ہیں، ایکسچینج ریٹ کا، مانیٹری پالیسی کا، بجٹ کا، اور اسٹیٹ اور انٹرپرائزز اور انرجی سیکٹر کا، یہ پرانی ڈیمانڈز ہیں. اور ظاہر بات ہے جب کوئی آپ کو لون دیتا ہے یا آپ کو کوئی بیل آؤٹ کرتا ہے، ڈیفالٹ سے بچاتا ہے، تو وہ فائنینشیل ڈسپلن کا بھی تقاضا کرے گا، کیونکہ اس کو نہ صرف اس ملک کو صحیح کرنا ہے بلکہ اس سے پیسے وصول بھی کرنے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو برڈن ہے، پہلی قسط مل گئی ہے، اگلی قسط کا تو ریویو نومبر میں ہے.
तो अगले 4-5 महीने में कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि चीजें होंगी, और ना ही IMF एक्सपेक्ट कर रहा है। IMF तब ये चाहेगा कि जब नवंबर में अगली मीटिंग हो तो जो हुकूमत को टारगेट दिए गए थे, चाहे वो बिजली का रेट है, चाहे वो PDL है, चाहे वो गैस प्राइस है, और दूसरे चीजें हुई कि नहीं हुई, तो ये एक काफी ब्रीदिंग स्पेस 6 महीने का मिल गया है। और उस पर अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, मेरे हिसाब से तो ये अगली हुकूमत केयर टेकर पे चली जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो पहली किस्त ले ली है, अगले 2-3 हफ्ते के बाद ये हुकूमत चली जाएगी। तो सारा जो टेस्ट होगा या मिनी बजट का जिस तरह आपने कहा, वो सारा बर्डन अब जाता है केयर टेकर हुकूमत पे। और मेरा पर्सनल ख्याल है अगर केयर टेकर हुकूमत ज्यादा पॉलिटिकल उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं है और नहीं होने चाहिए, तो शायद उसको इम्प्लीमेंट करने में भी ज्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। उज़ैर यूनुस हमारे साथ मौजूद है। अभी जो हमने देखा कि हुकूमत बहुत खुश हो रही है कि IMF डील के बाद ये जो डिफॉल्ट से हम बच गए। एक तो पहले बताइए कि 10 माह जो हमने जाया किया है, ऐसा क्या मुख्तलिफ किया इस मरतबा इन्होंने जो 10 माह पहले मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर रहे थे। सो अपनी हुकूमत में एक सेल्फ क्रिएटेड डिफॉल्ट से बचा लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब यहां से आगे होगा क्या? एक टेम्पररी तो हमें मिल गया रिलीफ, ब्रीदिंग स्पेस तो मिल गई, लेकिन इससे आगे बड़े सख्त काम करने हैं, सख्त फैसले करने हैं। क्या फोर्सी कर रहे हैं अगले 8-9 महीने आप? जी शुक्रिया बहुत बहुत। आपने जैसे कहा वक्त तो खुद ही ज़ाया किया, और जो आंखों में आंखें डाल के नेगोशिएट करने की स्ट्रैटेजी थी, एंड में नेगोशिएशन वही हुई जो 9 महीने पहले हो सकती थी। तो वक्त ज़ाया किया गया, मईशत में अदम इस्तेकाम क्रिएट किया गया, और अब खुद ही शाबाशी दे रहे हैं कि हमने दिवालिये से मुल्क को बचा लिया। आने वाले 8 से 10 महीने मेरे नजदीक तो अभी भी काफी मुश्किल रहेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि IMF ने भी अंदिया दिया है कि अभी इन्फ्लेशन के ऊपर काबू नहीं पाया गया। हुकूमत को अपने टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना है, एक्सपेंडिचर्स कट करने हैं, एक्सचेंज रेट में वो फिर के दोहरा चुके हैं IMF के, मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट होनी चाहिए। तो ब्रीदिंग रूम तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी से अगर काम शुरू किया जाए एक नए IMF प्रोग्राम के लिए तो वो बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि 9 महीने और जाया हो जाएं इस प्रोग्राम के अंदर। वो काम क्या करना है जो अभी से करना है? क्या सजेशन होनी चाहिए? जी इसमें देखिए कुछ चीजें हैं जो काफी सालों से नहीं हुई। मैं पिछले दिनों रिकॉर्ड्स देख रहा था तो विकीलीक्स के केबल में था 2008 में गालिबन एहसन इकबाल साहब को एक अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, आपका डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सियासी बड़ा मुश्किल फैसला हम नहीं कर सकते, तो आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, आप रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं, आप सिर्फ उन लोगों पे सैलरी क्लास और कंप्लायंट बिजनेसेस पे टैक्स ना लगाएं, आप वो रिफॉर्म्स करें। एनर्जी सेक्टर के अंदर सिर्फ टैरिफ ना बढ़ाएं बल्कि एनर्जी पॉलिसी और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें। आप उसके साथ साथ आप जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में, उस पर अगर काम करें, केयर टेकर हुकूमत भी इस पे कर सकती है ताकि इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए। तो अगेन ये कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है इन द सेंस कि सबको मालूम है करना क्या है। असल मसला जो है वो पॉलिटिकल स्पेस का है और पॉलिटिकल कॉस्ट जो अदा लोग करना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया उज़ैर। हमें बता रहे थे विकीलीक्स से करे थे 2008 से पाकिस्तान में ज़री टैक्स की बात हो रही है, लेकिन आज भी 2023 में हम उसी बहस में फंसे हुए हैं। इस दौरान पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है कमर तोड़ के रख दी है उसकी मौजूदा गवर्नमेंट ने, और उनको ऑलमोस्ट पॉवर्टी लाइन के करीब करीब धकेलने की कोशिश करी। 10 महीने जाया जो किए उसकी कीमत पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है और जो मिडिल क्लास है वो बहुत भारी अदा कर रही है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अदलिया की कारकर्दगी की रिपोर्ट खुद अदलिया ने जारी की, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज जो खबरें सामने आई उसमें से एक खबर जिसने मेरी अटेंशन जो है उसको ग्रास्प कर लिया वो ये थी कि मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब की जो 10 साल पुरानी अपील थी 2013 के इलेक्शन में जो उनके पेपर्स रिजेक्ट हुए थे नॉमिनेशन, उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है अगले हफ्ते। और 2013 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ परवेज मुशर्रफ ने अपील दायर की थी, जैसे आज तकरीबन 10 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मरहूम परवेज मुशर्रफ के इंतकाल को 6 माह हो चुके हैं। सो ये पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम की एक छोटी सी झलक है हमारे लिए। और इस हफ्ते हमने देखा कि एक रिपोर्ट जारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेस निपटाए गुज़श्ता 1 बरस के दौरान, क्या प्रोसेस है, क्योंकि बड़ी शिकायत रहती है कि इस मुल्क के अंदर मुकदमा दादे पे होता है, उसकी पेशियां बेटा और फिर पोता भी भुगतता है। कई दफा ऐसा हुआ कि सजा मिल गई,
اس کے بعد وہ بے گناہ جب بری ہونے کا وقت ہوا تو پتہ چلا کہ ملزم کو تو پھانسی ہو چکی ہے. سیاسی جماعتوں کی اپنی شکایتیں ہیں, ان کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اعلیٰ عدلیہ کا کندھا استعمال کیا جاتا ہے. یہ رپورٹ کہتی کیا ہے؟ رپورٹ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ نے 2 فروری 2022 سے 1 فروری 2023 تک کا ڈیٹا جاری کیا ہے اور ایک سال میں کل 253 ورکنگ ڈے تھے. 2 فروری 2022 کو زیر التوا مقدمات کی تعداد 54,000 سے زیادہ بڑھ گئی تھی. 1 فروری 2023 کو مقدمات کی تعداد 52,000 تک لائی گئی. چیف جسٹس پاکستان نے 243 مرتبہ بینچ کی سربراہی کی اور کوئی تقریباً 8,796 مقدمات سن کر انہوں نے نمٹائے ہیں. سو ملک کے اندر جو عدالتوں کے اوپر کیسز کا بوجھ بڑھ رہا ہے, جس طرح سے ریفارمز کی ضرورت ہے, جس طرح تیزی سے انصاف کے اصول کی ضرورت ہے, ویسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کبھی ڈیم فنڈ کے اندر جو ہے ریز کرنے کے حوالے سے کردار ادا کرتی ہے اعلیٰ عدلیہ, کبھی جو ڈفرینٹ اور ایشوز ہیں, مطلب بڑھتی آبادی یا موسمیاتی تبدیلی. لیکن جو اصل میں جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ ان تمام کیسز کو جلدی جلدی میرٹ کے اوپر نمٹایا جائے تاکہ ایک عام آدمی کا جو کم ہوتا ہوا اعتبار ہے اپنے عدالتی نظام سے وہ بہتر ہو, اس کا ٹرسٹ بڑھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.